नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 जून 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं? तो भाई, जो 1990s में हुआ था वो फिर से यहाँ पे हो रहा है। 100 कश्मीरी पंडित फैमिलीज, इनसे ज्यादा फैमिलीज कश्मीर वैली छोड़ के जा चुकी हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया था, आपने न्यूज सुनी भी होगी कि एक स्कूल टीचर को दिन दहाड़े गोली मार दी गई कश्मीर के अंदर। तो इसके बाद बहुत सारी फैमिलीज अब कश्मीर छोड़ के भाग रही हैं। नेक्स्ट, सेंटर अलाउज कॉपरेटिव्स टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ये क्या न्यूज है, इसको देखेंगे। कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार में होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसका ये न्यूज कल काफी वायरल हो रही थी। फिर नेक्स्ट, यूएस और ताइवान मिलकर ट्रेड टॉक्स करेंगे। वैसे तो देखिए, ताइवान ने बोला था कि ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ज्वाइन करना चाहते हैं, बट यूएस आईपीईएफ में ताइवान को नहीं मिला पाया। तो अलग से ताइवान के साथ एक ट्रेड टॉक्स यहां पे यूएस के जो बाइडेन ने लॉन्च किए। फिर केंद्र की सरकार 10 स्टोलन आइडल्स तमिलनाडु को दे देगी वापस। वो आइडल्स जो कि चोरी होके बहुत साल पहले यूएस और ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई थी, वो वापस दे दी गई हैं केंद्र की सरकार को 2019, 20, 21 में। और अब केंद्र की सरकार इसे वापस दे रही है, किसे? तमिलनाडु की सरकार को, ताकि जिन जगहों से ये आइडल्स आई हैं वो वहां वापस पहुंच सके। फिर भाई, जीएसटी जो कलेक्शन है वो मई 2022 में 1.41 लाख करोड़, मतलब 1.41 लाख करोड़ है। ये क्या मैटर करता है, कैसे मैटर करता है, पहले कलेक्शंस कितने रहे, सबको देखेंगे। और ओवरऑल दिल्ली मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को अगस्त में सिंगापुर में होने वाली वर्ल्ड सिटी समिट में इनवाइट किया गया। तो इतनी न्यूज हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। चलिए, वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? एंशियस, वरीड, अपसेट। ओके, बेसिकली फ्रॉड मतलब द रोड इज फ्रॉड विद डेंजर्स। आप कह सकते हो कि कोई एक ऐसी चीज जो कि आपको थोड़ी टेंशन दे रही है, थोड़ा एंशियस कर रही है, थोड़ा अपसेट कर रही है, ठीक है ना? जैसे जजिंग फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द इंचेंटेड ग्राउंड, इट इज एन अट्रैक्शन विच में बी फ्रॉड विद इल्यूजन। ओके, मतलब बेसिकली, ठीक है, आगे आप जा रहे हो, सड़क आपको क्या देगी क्या नहीं देगी, बट उस पे जाने से आपके अंदर जो अपसेटनेस, एंशियसनेस आती है, उसको आप बोलते हो फ्रॉड। चलिए भाई, बात करते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस टू बी हेल्ड इन बिहार। वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया हो दोस्तों तो दबा दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भैया, बिहार में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई वेडनेसडे को, और ये डिसाइड किया गया कि कास्ट बेस्ड सेंसस हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी मेमोरी के आधार पर कि बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है इस समय पे। बिहार में जो मेजर रूलिंग पार्टी है या फिर रूलिंग कोalition है वो कौन सा है, और उस रूलिंग कोalition में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है। देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां पे है। लेकिन इंटरव्यू में तो पूछा जा सकता है ना, अगर आप बिहार के हो या इनफैक्ट बिहार के नहीं भी हो, बिहार की न्यूज है। देखिए, एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, और अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट नहीं भी हो, नॉलेज के लिए सुन रहे हो न्यूज को, तो इन दोनों ही केसेस में भाई हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। बहुत डिटेल, अगर आप पॉलिटिकल पंडित ना हो चलेगा। पॉलिटिकल पंडित तो किसी के लिए भी होना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए ईयर्स ऑफ थीसिस और एनालिसिस लगती है। लेकिन एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए ना। तो इस समय बिहार के रूलिंग कोalition में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बिहार में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, बिहार में से लोकसभा और राज्यसभा में किस पार्टी का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अभी के लिए कास्ट सेंसस के लिए बिहार में एक मीटिंग बुलाई गई। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने मीटिंग बुलाई। 3 पार्टीज को यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया, एक विकासशील इंसान पार्टी, एक लोक जनशक्ति पार्टी, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है नहीं बिहार के लेजिस्लेचर में। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि एक टाउन बाउंड तरीके से हम लोग एक कास्ट सेंसस कंडक्ट करेंगे, कहां पे? बिहार के अंदर। अब इस कास्ट सेंसस में क्या होगा? देखिए, बिहार में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये हमको पता है, ये जो हर 11 साल पे पॉपुलेशन सेंसस होता है उसमें कवर किया जाता है। लेकिन ओबीसी कास्ट एग्जैक्टली कितनी है, और इस ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो अलग अलग कास्ट है उनका इन्यूमरेशन यहां पे किया जाएगा। देखिए, ये जो ओबीसी, आप कह लो रिजर्वेशन कोटा वाला मुद्दा है, इसमें अक्सर कर ये सवाल उठाया जाता है कि भाई ऑल इंडिया कितने नंबर ऑफ ओबीसीज हैं, हमने सही तरीके से काउंट नहीं किए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कुछ बोलती है, जो बाकी इंडिपेंडेंट बेसिस पे काउंटिंग्स हुई है वो कुछ और बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बोलती है कि ओबीसी पॉपुलेशन 52% है, नेशनल सैंपल सर्वे डाटा कुछ और बोलता है। तो बीच बीच में कुछ पॉलिटिशियंस उठ के बोलने लगते हैं कि भाई जब पूरे देश में ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है तो रिजर्वेशन केवल 27% क्यों, इसको बढ़ाओ। प्लस
ओबीसी को अगर मान लीजिए ओवरऑल 27% रिजर्वेशन दिया गया, तो ओबीसी के अंदर जितनी अलग अलग कास्ट है उनको कितना कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी कभी कभी सवाल उठ जाता है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि ओबीसी की कास्ट के अंदर कुछ कास्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उनके पास काफी पैसा है, और कुछ थोड़ा बैकवर्ड है। तो जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो बैकवर्ड से ऑब्वियसली बात है एडवांटेज में आ जाएंगी। तो इसलिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो गया, और इसमें कुछ लोग फिर एससी एसटी के अंदर जो कास्ट है उसके सब कैटेगराइजेशन की भी बात करने लगते हैं। तो ये डिटेल्ड थेसिस तब हो सकती है जब एक प्रॉपर कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया जाए। और अगर आप देखो तो बिहार का लेजिस्लेचर 2 बार कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए रेजोल्यूशन पास कर चुका है। इनका ये बोलना है कि भाई केंद्र की सरकार कास्ट बेस्ड सेंसस करवाए। लेकिन केंद्र की सरकार के लिए प्रैक्टिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से ही कास्ट बेस्ड सेंसस करा पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज और बहुत टफ एक्सरसाइज है। ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से उनकी कास्ट पूछना, उसको इन्यूमरेट करना, उसका प्रॉपर डाटा सेटअप करना, ये मुश्किल काम है। प्लस इसके लिए पॉलिटिकल फॉलोआउट्स हैं। अगर बीजेपी की सरकार कास्ट बेस्ड सेंसस कराने लगती है केंद्र में, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये बिल्कुल ही एंटी बीजेपी हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है केंद्र की सरकार इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। इसलिए केंद्र की सरकार ने बोला कि भाई ये एक डिवीजिव एक्सरसाइज है, हम नहीं करेंगे। लेकिन केंद्र की सरकार ने सारी राज्य की सरकारों को बोल रखा है कि भाई आप अगर अपने यहां कास्ट सेंसस अपने हिसाब से कराना चाहते हो तो कराओ, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब राज्य की सरकारों के बेसिस पे कास्ट सेंसस होंगे। और देखिए बहुत से स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, इनफैक्ट साउथ में भी चले जाएंगे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में भी कास्ट आइडेंटिटीज बहुत डोमिनेंट है। वहां पे भी कास्ट के मैटर पे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो स्टेट वाइज बेसिस पे अब यहाँ पे कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। और अगर आप देखें तो बिहार के अंदर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो, लेफ्ट राइट, जितनी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी हो, कहीं ना कहीं इस कास्ट बेस्ड जो सेंसस होने वाला है इसके इनिशिएटिव को सपोर्ट दे रही है। हाँ, किस प्रकार से करना है आपको कास्ट बेस्ड सेंसस, इसके ऊपर हो सकता है कि थोड़ा डिसेंशन हो। तो कौन से हिसाब से कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, क्या क्या इन्यूमरेशन होगा, ये सब चीजें आगे बात की जाएंगी। बिहार का बोलना है कि एक बार बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस हो गया तो पूरे देश में कास्ट बेस्ड सेंसस होने लगेंगे। बहुत सारे और स्टेट्स भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो थे अखिलेश यादव साहब, वो भी बोल रहे थे कि वो कास्ट बेस्ड सेंसस कराएंगे। कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ये भी एक कास्ट बेस्ड सेंसस करवाए। और भी राज्यों में कास्ट बेस्ड सेंसस हो सकते हैं भाई। आज की डेट में पॉलिटिकल डिमांड उठ रही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होने के बाद रिजर्वेशन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इस बात को लेके अभी क्लैरिटी नहीं है। लेट्स सी, देखिए आगे क्या निकल के आता है। जीएस पेपर 3 गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज है, सेंटर अलाउस कोऑपरेटिव्स टू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बन गई थी पिछले साल, अमित शाह उसके हेड है। अब जो भी कोऑपरेटिव्स है इंडिया के अंदर वो अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे किसको, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म 2017 में लागू किया गया था। इट इज अ वन स्टॉप पोर्टल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब अगर सरकारी कंपनियों को कुछ खरीदना है तो वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जाके खरीद सकती हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे खरीद कौन सकता है और बेच कौन सकता है, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे प्राइवेट प्लेयर जाके खरीद नहीं सकते, केवल सरकारें खरीद सकती हैं। आप प्राइवेट प्लेयर्स जाके बेच सकते हैं अपने सामान को। तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें, उनके डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, ये सब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जाके खरीदारी कर सकती हैं। बेच कोई भी सकता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। आप कॉपरेटिव्स भी बेच सकते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। तो अगर कोई कॉपरेटिव प्रोडक्ट बनाता है तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बेच सकता है। ये एक अच्छा स्टेप है जो यूनियन होम और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी उन्होंने बोला कि भाई 8.5 लाख कॉपरेटिव इंडिया के, जिसमें 27 करोड़ लोग एसोसिएटेड हैं, उनको थोड़ी मदद मिलेगी अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बेच पाएंगे। इससे वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स को भी पुश मिलेगा। तो इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो कंसल्ट करेगा किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के साथ। टेक्निकल कैपेसिटी, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को चेक किया जाएगा और इस हिसाब से कॉपरेटिव्स के सामान को किस प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस तक पहुंचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा आएगा, डिजिटल आप कह लो कैपेसिटी को बढ़ाने में कितना पैसा आएगा, इसके हिसाब से एक छोटी फीस भी यहां पे चार्ज की जाएगी। मतलब ये कॉपरेटिव्स आके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अपना सामान बेच रहे हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो डिजिटल कॉस्ट, ठीक है ना, हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट की जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी जीईएम के ऊपर, इसके लिए कॉपरेटिव से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस भी ली जाएगी। लेकिन ये फीस बहुत ही मिनिमल होगी, लॉजिकल होगी
ओवरऑल खर्चों को पूरा करने के लिए इस फीस को चार्ज किया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सरकार की जेब से पैसा ना निकालने लगे, कम से कम उसके ऑपरेशंस में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आए। जीएस पेपर 3 गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है भाई 10 स्टोलन आइडियाज जो कि तमिलनाडु से स्टोर की गई थी, उनको वापस कर दिया गया है। देखिए 10 आइडियाज जिसमें सबसे पुरानी 10वीं शताब्दी की है, ठीक है ना, 10th सेंचुरी एडी की है, उनको यहां पे ओवरऑल तमिलनाडु को वापस किया गया है। 1960 से लेकर 2008 के टाइम पीरियड में तमिलनाडु के टेंपल से चोरी हो गई थी और फिर यूएस और ऑस्ट्रेलिया में पाई गई। यूएस में लगभग 6 पाई गई हैं और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 4 पाई गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को 2020, 2021 और 2022 में ये आइडल्स वापस कर दी गई थी और अब ये आइडल यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने हैंडओवर कर दी है तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सी शैलेंद्र बाबू जी को। इसमें से 2 स्टोन स्कल्पचर्स हैं द्वारपाल के, जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के हैं। तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट 1994 तमिलनाडु से चोरी हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए 2020 में। फिर 2 मेटल आइडल्स हैं कंकला मूर्ति और नंदी केशवा की, जो कि नरसिंह नरादार स्वामी टेम्पल से चोरी हुए थे 1985 में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट से, और वो यूएस में पाए गए। ये सब इंडिया को यहां पे वापस किए गए। फिर एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है नटराज का, 11वीं से 12वीं शताब्दी का। ये पुनैनारुल अरुलमिगु मरियामम टेम्पल थांजावुर डिस्ट्रिक्ट में चोरी हुआ था 1966-1977 के लगभग, और न्यूयॉर्क में म्यूजियम में पाया गया। न्यूयॉर्क का जो एशिया सोसाइटी म्यूजियम है वहां पाया गया, तो इसको भी वापस किया गया। फिर ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ शिवा और पार्वती, जो कि पहले वन मंगिंधार वन मिगनधार स्वामी टेम्पल, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में नाराज मत होइएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में बोलता हूं, ठीक है ना। तो उस कंटेक्स्ट में वन मिगनधार स्वामी टेम्पल थांजावुर डिस्ट्रिक्ट से शिवा और पार्वती की ब्रॉन्ज आइडल चोरी हुई थी। ये भाई म्यूजियम है यूएस में इंडियाना में, वहां से पाई गई, इंडिया को वापस कर दी गई। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो आइडल विंग है, इसने 4 आर्म्ड विष्णु और श्रीदेवी की जो आइडल्स हैं, जो कि वरदराज पेरुमुल टेम्पल ऑफ सुथमाली विलेज इन अरियलूर डिस्ट्रिक्ट से चोरी की गई थी, ये भी न्यूयॉर्क के म्यूजियम में पाई गई थी। फिर 2 मेटल आइडल्स हैं सेंट संबंदार की, जो कि चाइल्ड फॉर्म की मेटल आइडल्स हैं। ये भी भाई आप कह सकते हो एक आइडल चोरी हुई थी सयावनीश्वर टेम्पल ऑफ नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट से, और दूसरी आइडल कहां से चोरी हुई थी इसको अभी ट्रैक किया जा रहा है। ये भी ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा भारत सरकार को वापस की गई और अब भारत सरकार ने इसको तमिलनाडु की सरकार को वापस कर दिया। तो आप कह सकते हो कि 6 आइडल्स अमेरिका से रिट्रीव हुई हैं, 4 आइडल्स ऑस्ट्रेलिया से रिट्रीव हुई हैं। और यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी साहब ने यहाँ पे मोदी जी की तारीफ की है। मोदी जी पिछले 8 सालों में इंडिया से चोरी हुई 238 एंटिक्विटीज को इंडिया के अंदर वापस लेके आए हैं, और 2013 तक ऐसे केवल 13 एंटिक्विटीज इंडिया के अंदर वापस आएंगी। देखिए अपने आप में इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को तो देखो क्रेडिट देना पड़ेगा। जो अच्छा काम है वो अच्छा काम है, हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की कल्चरल आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये आइडल्स, जो कि हमारे देश से चुरा लिए गए थे। बाहर के देशों से इनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। इंडिया ने अपनी सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों के बेसिस पे इन आइडल्स को पाया है, और खासकर जो मोदी जी के वार्म और पर्सनल रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के हेड के साथ, उसके बेसिस पे उन कंट्रीज ने खुद ही सरेंडर करके ये आइडल्स इंडिया को वापस कर दिए। तो अपने आप में एक बड़ी बात है ये, और ये आइडल्स अब अपने अपने स्टेट्स को वापस किए जा रहे हैं। तो अवर गवर्नमेंट एंड अवर प्राइम मिनिस्टर applauds praise deserves praise for this initiative, no doubt। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, सच में देखो जो जहां चीज अच्छी हुई है उसकी तो देखिए तारीफ करनी ही पड़ेगी। अगर देखा जाए तो रिसेंटली ही अब इन सारी की सारी आइडल्स को पब्लिक डिस्प्ले के लिए सामने भी रखा गया था। 2 आइडल्स थी, एक 290 किलो की, एक 330 किलो की, जो स्टेज पे नहीं लाई गई। अब धीरे धीरे करके इन आइडल्स को चेन्नई भेजा जा रहा है, तमिलनाडु भेजा जा रहा है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो बाकी 238 आइडल्स मोदी जी बाहर से लेके आए हैं वो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स को हैंड ओवर कर दी जाएगी। अभी तो काफी समय इसी बात में लग गया आइडेंटिफाई करने में कि आइडल्स कहां से चोरी हुई थी। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर और जीएस पेपर 2 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में न्यूज काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है भाई मई 2022 में जो जीएसटी कलेक्शन है वो 44% बढ़ के 1.41 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। तो मई में जीएसटी कलेक्शन 44% हायर है मई 2021 से, मतलब मई 2022 के कलेक्शन मई 2021 से 44% हाई है। कहां पहुंच गए हैं? 1,40,885 करोड़ पे। ओके, और जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से केवल 4 ऐसे महीने हुए हैं जिसमें कलेक्शन हर महीने 1,40,000 करोड़ से ज्यादा गया है। और मार्च 2022 के बाद से 3 लगातार महीने हो गए, मार्च अप्रैल मई, जहां पे आप देख सकते हो कि जो कलेक्शंस हैं वो 1.4 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए आपका अप्रैल का जो कलेक्शन था वो था 1.67 लाख करोड़, ये रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लोज है।
अब तक इंडिया के अंदर एक महीने में सबसे ज्यादा पैसा अगर जीएसटी का जमा हुआ है तो वो जमा हुआ है आपका अप्रैल 2022 में। कितना? 1.67 लाख करोड़। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि देखिए, आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च क्लोजिंग मंथ होता है एक फाइनेंशियल ईयर का। इस क्लोजिंग मंथ में अलग अलग कंपनीज जो भी अपनी बैलेंस शीट है उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इस बैलेंस शीट के सॉर्ट आउट में साल का जो भी पेंडिंग जीएसटी पेमेंट है वो क्लियर कर दिया जाता है। इसीलिए मार्च की जो ट्रांजैक्शंस है ना, उसकी पेमेंट जीएसटी की होती है अप्रैल में, और अप्रैल के कलेक्शंस हमेशा ज्यादा बताए जाते हैं। इसलिए अप्रैल में 1.67 लाख करोड़ था जीएसटी इनफ्लो। तो मार्च में जो ट्रांजैक्शन हुई, जो कि आप कह लो फाइनेंशियल ईयर एंड था, किसका? 21-22 फाइनेंशियल ईयर का, उसकी पेमेंट्स रिफ्लेक्ट हुई अप्रैल के स्टेटमेंट में। ठीक है ना, क्योंकि मार्च में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका पेमेंट अप्रैल तक होती है, 31 अप्रैल डेडलाइन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल का फिगर 1.67 लाख करोड़ का मार्च की इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा था, और मार्च आखिरी महीने फाइनेंशियल ईयर का, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब अप्रैल में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई इस फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने में, उसका रिफ्लेक्शन आया मई के फिगर्स में। और ये भी कोई कम नहीं है, 1.41 लाख करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, 1,40,885 करोड़। ठीक है, तो अपने आप में एक बड़ा फिगर है। ऐसा दिखने में आ रहा है कि हाँ भाई, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डैम्पर नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। जो टोटल नंबर ऑफ ई वे बिल्स जनरेट हुए अप्रैल 2022 में, जिनका फिगर मई में रिफ्लेक्ट हुआ, वो 7.4 करोड़ थे। मार्च 2022 में 7.7 करोड़ हुए थे। तो मतलब मार्च के रिस्पेक्ट में अप्रैल में भी ठीक ठाक ई वे बिल्स रजिस्टर हुए हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अप्रैल पहला मंथ है फाइनेंशियल ईयर का, और मार्च आखिरी मंथ था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, और अप्रैल पहला मंथ है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है भाई। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की वजह से जो जीएसटी कलेक्शन है 17% बढ़ा है, गुड्स इंपोर्ट की वजह से 30% बढ़ा है। ओवरऑल टोटल कलेक्शन मई में सेंट्रल जीएसटी 25,000 करोड़ है, स्टेट जीएसटी 32,000 करोड़ है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगभग 73,000 करोड़ है, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वजह से जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है वो लगभग 37,469 करोड़ है। जीएसटी कंपनसेशन जो इनफ्लो है वो लगभग आप कह सकते हो 10,502 करोड़ है। किसका? मई का। अप्रैल का कितना था? 10,649 करोड़। हालांकि जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं रेटिंग एजेंसी इकरा में, अदिति नायर जी, इनका यह बोलना है कि मई के जो जीएसटी इनफ्लोज हैं ये ज्यादा इसलिए नजर आ रहे हैं, रीजन भी कि जो कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी मई 2021 में, उसकी वजह से मई 2021 में बहुत कम जीएसटी कलेक्ट हुआ था, तो इस बार हमको बहुत बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक है भाई, क्रिटिक्स भी हैं, ओवरऑल तारीफ भी है, देखा जाए तो। हालांकि जो बजट एस्टिमेट है जीएसटी कलेक्शन का, उस बजट एस्टिमेट से हम साल में 1.15 लाख करोड़ ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं अगर इसी स्पीड पे जीएसटी कलेक्शन इंडिया के अंदर आते रहे। तमिलनाडु में जीएसटी कलेक्शन 41% बढ़ा है, आंध्र प्रदेश में 47%, केरला में 80%, तेलंगाना में 33%। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल यहाँ पे बताया जा रहा है। जीएसटी कलेक्शंस बढ़ने की वजह ये भी बताई जा रही है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, ऑडिट्स और एनालिटिक्स में प्रॉपर एफर्ट्स किए जा रहे हैं, टैक्स अवेडर्स के अगेंस्ट लड़ाई की जा रही है, टैक्स कॉम्प्लायंस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर यूएस ताइवान ने मिलकर ट्रेड टॉक्स को लॉन्च किया है, और ऐसा बोला है कि आईपीईएफ के अंदर अगर हम ताइवान को इंक्लूड नहीं कर पाए तो अलग से हम इसके साथ ट्रेड टॉक लॉन्च करेंगे। देखिए, असल में ऐसा हुआ है कि जब आईपीईएफ के फ्रेमवर्क को लागू किया गया था तो जो कंट्रीज आईपीईएफ ज्वाइन कर रही थी उनका शायद अंदर से यह बोलना रहा होगा कि भाई हम ओवरऑल अगर ताइवान के साथ एक एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब हम चाइना से लड़ाई कर रहे हैं। चाइना ऑब्वियस सी बात है ताइवान को लेके बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। चाइना को लगता है कि ताइवान उनकी कॉलोनी है, इसके साथ आप ट्रेड एग्रीमेंट साइन मत करिए। तो कोई भी कंट्री अगर ताइवान के साथ डायरेक्टली इंगेज करेगी, चाइना नाराज होगा। ताइवान ओपनली आईपीईएफ का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन बाकी कंट्रीज के प्रेशर के चलते हो सकता है यूएस आईपीईएफ में इंक्लूड ना कर पाया हो ताइवान को। जबकि यूएस के कांग्रेस में बहुत से मेंबर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि आईपीईएफ के अंदर ताइवान आए। बहरहाल यहां पे वॉशिंगटन ने बोला है कि हम बायलेटरली ताइपी के साथ इंगेज करेंगे। एक यूएस ताइवान इनिशिएटिव ऑन 21st सेंचुरी ट्रेड, ये टॉक्स होने वाली है वाशिंगटन और ताइवान के बीच में। कहां पे होगी? यूएस कैपिटल हिल वॉशिंगटन डीसी में होगी। तो बेसिकली इस इनिशिएटिव में यूएस और ताइवान बाइलेटरली इंगेज करेंगे और ओवरऑल एक एग्रीमेंट लेके आएंगे ट्रेड के ऊपर। हाँ, मैं यहां पे आपको बता दूं कि यहां पे यूएस मार्केट का एक्सेस कम ड्यूटी पे नहीं मिलेगा ताइवान को। देखिए, इस पूरे के पूरे आईपीईएफ फ्रेमवर्क को केवल एक बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बेसिस ये है कि भाई ये ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा कि भाई यूएस अगर आईपीएफ का पार्ट है
तो आईपीएफ की बाकी कंट्रीज यूएस के अंदर गुड्स एक्सपोर्ट कर सकती हैं और यूएस के मार्केट में इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा नहीं लगाई जाएंगी, मतलब यूएस के मार्केट का एक्सेस इन कंट्रीज को मिल जाएगा कम इंपोर्ट ड्यूटी पे। अब इस बात को लेके यूएस की पार्लियामेंट कांग्रेस से एक बिल पास करा पाना बहुत मुश्किल है। यूएस की पार्लियामेंट मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बट जो ओवरऑल वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से सेनेट है, वहां से बिल पास कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूएस के अंदर भाई इंपोर्ट के ऊपर कम ड्यूटी लगे, इस प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट पास करा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में आईपीईएफ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि यार आईपीईएफ इफेक्टिव हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी आईपीएफ ज्वाइन किया, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, जापान हो, इंडिया हो, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके प्रोडक्ट्स यूएस के अंदर कम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे आईपीईएफ के अंदर। उसी प्रकार से अगर ताइवान के साथ बात होती, ताइवान की तरफ से चीफ ट्रेड नेगोशिएटर हैं जॉन डेंग साहब, ठीक है, जॉन डेंग है, और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है सारा बयानची, तो ये लोग बैठ के बातचीत करेंगे, एक फ्री ट्रेड डील साइन करेंगे। हालांकि ये फ्री ट्रेड डील नहीं होगी, ये एक टू वे एग्रीमेंट होगा। हाँ, आगे आने वाले समय में हो सकता है फ्री ट्रेड डील साइन हो जाए, बट अभी के लिए फ्री ट्रेड डील साइन नहीं हो रही, और इससे चाइना बहुत आग बबूला होगा, क्योंकि यूएस ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया है, ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब ताइवान के साथ बायलेटरल रिश्ते बढ़ा रहा है यूएस, तो बस इस पूरी की पूरी ट्रेड टॉक्स में यही एक डाउट है कि यूएस का मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो क्या ये डील्स फ्रक्टिफाई होंगी, क्या इनकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी, अभी के लिए तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, यूएस ने यहां पे ओपनली बायलेटरली ताइवान के साथ इंगेज करने की बात की है। चाइना ताइवान को आइसोलेट करता है, यूएस ओपनली ताइवान के सपोर्ट में आ रहा है, और अगर ये रिलेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगी, डेफिनेटली चाइना इसमें नर्वस होगा। यूएस का टारगेट रहेगा कि वो ताइवान को इतना स्ट्रांग कर दे कि चाइना कल की डेट में ताइवान को अटैक करे तो ज्यादा कुछ कर ना पाए, और चाइना इस बात को जानता है। तो चीजें किस तरफ जाती हैं भाई, ओवरऑल बाद ही में हमको पता चलेगा। जीएस पेपर 2, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, केजरीवाल जी को यहाँ पे इनवाइट किया गया, कहां पे, वर्ल्ड सिटी समिट में, अगस्त में हो रही है सिंगापुर में, दिल्ली मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए। तो जो वर्ल्ड सिटी समिट सिंगापुर में होने वाली है, वहां पे दिल्ली मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया गया है अरविंद केजरीवाल साहब को। और ये इनविटेशन खुद सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर है दिल्ली में, साइमन वोंग साहब, उन्होंने केजरीवाल जी के साथ मिलकर दिया। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में दोनों की मुलाकात हुई, और ओवरऑल ये बताया कि हाँ भाई, ये जो साइमन वोंग साहब हैं वो चाहते हैं, और इनफैक्ट जो सिंगापुर की सरकार है उसके द्वारा साइन किया हुआ एक लेटर हैंड ओवर किया गया यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को, और ये बोला गया कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर की सरकार स्वागत करती है कि सिंगापुर में आए, वर्ल्ड सिटी समिट में पार्टिसिपेट करें, और वहां पे अपना दिल्ली मॉडल पेश करें। और अरविंद केजरीवाल जी ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। जो रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम है दिल्ली का, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सिंगापुर की कंपनीज आए, ऐसा भी अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला है। तो जब दिल्ली मॉडल वहां पे प्रेजेंट किया जाएगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मोस्ट प्रॉब्ली अरविंद केजरीवाल साहब कोशिश करेंगे कि वो दिल्ली में लेके आए डेवलपमेंट के लिए। अगर बात की जाए, वर्ल्ड सिटी समिट क्या है, एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का, दुनिया भर की सिटीज को सस्टेनेबल बनाने में, लिवेबल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड अर्बन सॉल्यूशंस ढूंढना, नए पार्टनरशिप्स को खंगालना, ये वर्ल्ड सिटी समिट का टारगेट रहता है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है सिंगापुर सेंटर फॉर लिवेबल सिटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसमें स्मार्ट सिटीज वर्कशॉप होती है, एक्सक्लूसिव इन पर्सन नेटवर्किंग होती है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अल्टरनेटिव्स और मॉडल्स को सामने रखा जाता है, कंसल्टेशन होता है, सुटेबल पार्टनर्स और फंडर्स और इन्वेस्टर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, वगैरह वगैरह। जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में न्यूज आपको काम आई। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा सकते हैं अगर आप दबा सके तो, अगर आप ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते, लाइक और शेयर करके जाइएगा वीडियो को दोस्तों, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। हैव अ ग्रेट डे।